नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। और दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और ये आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रश्न हैं उनके बारे में। यानी कि आज की क्लास में जो है एक महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है, जिसमें ओवरऑल सिलेबस से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है, जिसमें सामान्य जीके, खेल से रिलेटेड और जो विज्ञान वगैरह, सामान्य विज्ञान वगैरह जो पूछे जाते हैं, उनके आधार पर आज का जो टेस्ट है वो 25 अंकों का टेस्ट है। तो एक बार आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस मंदिर पर धावा बोला था। देखिए, महमूद गजनवी जो है वो उसने भारत पर कुल जो है 17 बार आक्रमण किया था। कुल जो है 17 आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने उसने जो है 17 आक्रमण जो है भारत पर किए थे। ठीक है, इनमें से एक था, प्रसिद्ध था, वो एक गुजरात का एक मंदिर था। ठीक है, गुजरात का एक प्रसिद्ध मंदिर था और गुजरात अभियान के दौरान जो उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है उस पर अभियान के दौरान जो एक महत्वपूर्ण मंदिर के ऊपर उसने हमला किया था। और जो है उस मंदिर का नाम क्या था। तो देखिए, बेलूर, सोमनाथ, हलेबीड और कोणार्क। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो जो मंदिर जो था वो कौन सा था, वो मंदिर था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। राइट आंसर क्या होगा, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, क्योंकि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो है उसने आक्रमण किया था। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या आता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। तो 1025 ईस्वी में उसने जो है ये आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में ये जो उसके द्वारा किया जाने वाला आक्रमण था। इस दौरान एक खास बात और क्या थी कि महमूद गजनी से वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने ये कहा कि आपको जितना धन चाहिए इन मूर्तियों के बदले जो है वो आप जितना धन चाहिए उतना धन आप हमसे ले सकते हैं, मतलब लेकिन इन मूर्तियों को तोड़ना नहीं। तब जो है महमूद गजनी ने ये कहा था कि मैं मूर्ति भंजक के तौर पर भी इतिहास में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। क्या, मूर्ति भंजक के तौर पर जो है वो मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, ना कि मूर्ति विक्रेता के तौर पर। और ऐसा करके वहाँ से जो सोने चांदी की जो मूर्तियाँ थी, आभूषण आदि थे, उस मंदिर के जो है वो वहाँ से लूट गया था। और यहाँ से लूटने के बाद उसने वहाँ गजनी में एक भव्य राजधानी का निर्माण जो है वो करवाया था। तो ये सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, 1025 ईस्वी में। और जो यहाँ से जो है वो उसने क्या कहा था कि मैं मूर्ति भंजक के तौर पर जो है इतिहास में जो है अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, ना कि मूर्ति विक्रेता के तौर पर। और ऐसा करके उसने जो है मूर्ति भंजक होने का सबसे बड़ा उदाहरण दिया था। तो ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो बाकी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने डिस्कस की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और उसमें भी इस तरह का, जहाँ भी एक क्वेश्चन, आप ये 25 क्वेश्चन मान के मत चलिए, 25 के साथ जो दूसरे क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखिए। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना इनकी रहती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया। रामायण जो है वो किस में है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि रामायण जो है, मूल रामायण जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो वो लिखी गई है संस्कृत में। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और ये रामायण जो किसके द्वारा रचित है, ये जो है ये रचित है वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित जो है वो मूल रामायण है और संस्कृत में है। दूसरा जो है एक है रामचरितमानस। ये रामायण का रूप तो है लेकिन मूल रामायण ये नहीं है, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ये किसने लिखी, तो ये लिखी थी तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अलग अलग प्रश्न बनते हैं। मूल रामायण जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में। और तुलसीदास ने लिखा उस ग्रंथ का नाम क्या है, रामचरितमानस। अब देखिए इसका जो है वो फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए फारसी में अनुवाद जो है रामायण का किसने किया। तो पहला ऑप्शन आपका अबुल फजल ने, अब्दुल लतीफ़ ने, बदायूनी ने और ईश्वरदास ने। तो किसने किया था, तो ये जो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनका पूरा नाम क्या था, अब्दुल कादिर बदायूनी था। और ये जो है इन्होंने क्या है इसका फारसी में अनुवाद जो है किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। कई बार इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या है आपका, यहाँ आपका पहला, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करना भूल गया था। चलिए, तो यह भारत में ब्रिटेन की ओर से अपवहन का संपत्ति
संपत्ति की अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए यहाँ शब्दों का हेरफेर है, शब्दों का हेरफेर है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन निकासी का सिद्धांत जो वो किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है ये पूछा जा चुका है। तो ये किसने दिया था? ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दूसरा क्या था कि ये जो है ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि आप उनका लोकसभा कह सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो ब्रिटेन का जो संसद का एक भाग है ब्रिटेन का, ठीक है, इसके अंदर जो है ये चुने गए थे। ये कब चुने गए थे? 1892 के अंदर जो है चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? प्रथम भारतीय। ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले या हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1892 में ये ब्रिटेन में ये चुने गए थे। आप ये ब्रिटेन की इस जो है आप इसको क्या मान सकते हैं? भारत के लोकसभा को के बराबर मान सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो धन निकासी का सिद्धांत या संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा राष्ट्रगीत जो है ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर और मिर्जा गालिब। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? हालांकि बहादुर शाह जफर भी क्या थे? एक प्रकार से अपने समय के क्या थे? एक शायर थे। मिर्जा गालिब भी क्या थे? शायर थे। लेकिन अगर ये बात आती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो थे, इन्होंने ये जो गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार जो है परीक्षा में पूछने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है नंबर 5। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? देखिए नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और अफ्रीकन न्यूज़। तो ज़्यादातर क्या है, दक्षिण अफ्रीका की बात, अफ्रीकन न्यूज़ तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हरिजन भी महात्मा गांधी ने निकाला था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। तो ये जो है वहाँ महात्मा गांधी जब बैरिस्टर करने के बाद में अफ्रीका में गए थे, वहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच में जो चल रहा था उसमें वहाँ महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, है ना। उस समय जो उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन नाम था इसका। और इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका जो है किसने निकाली थी? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट जो है साथ के साथ ले सकते हैं। हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हमारा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए स्वतंत्रता की बात आती है तो सबसे पहले जो है अनुच्छेद नंबर 19 की बात आती है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19 जो है उसका क्या भाग है? उसमें क्या दिया है? उसमें दिया है बोलने की स्वतंत्रता, है ना। बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी आप इसको कह सकते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो किस में है? तो वो आपकी है इसके कै भाग में। ठीक है, अब इसी कै भाग के अंदर ही अभिव्यक्ति अगर है तो अभिव्यक्ति का एक तरीका क्या है? वो भारतीय प्रेस भी है, यानी कि अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह ये क्या है? ये अभिव्यक्ति का ही एक जो है कारण है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता जो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो अनुच्छेद नंबर 19 में दी गई है। 21 के अंदर क्या है? 21 के अंदर, सॉरी मैंने निशान राइट का लगा दिया। 21 नंबर अनुच्छेद में क्या है? 21 नंबर अनुच्छेद में आपका ये आता है कि एक तो आप जो है जीवन का अधिकार, है ना। जीवन का अधिकार, जीवन के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनका जो अधिकार है वो कहाँ किस में दिया गया? तो वो दिया गया है इसमें अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 19 नंबर, जिसके अंदर क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो इसी के अंदर आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी आ सकता है क्योंकि इस समय काफ़ी चर्चा में रहा है कुछ समय पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले टॉपिक। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो किस में है? तो अनुच्छेद नंबर 19 में है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए कथन है ये, कोई राज्य, ये कथन इस तरह है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यानी अधिकारों की बात आ गई, और राज्य किसके द्वारा जाना जाता है, वो जाना जाता है अधिकारों के द्वारा जिन्हें वो कायम भी रखता है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है वो लास्की का है। किसका ये कथन इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार लास्की का ये कथन है कि कोई राज्य उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह राज्य बनाए रखता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कथन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये एक कथन लिया गया तो इसका अर्थ है कि ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो इसमें इस वीडियो में जिनकी बात हो रही है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। देखिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, ऐसे सदस्य कौन हो सकते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोलने वाला, क्या राज्यसभा का उपाध्यक्ष बोल सकता है, तो नहीं बोल सकता है ना। राज्यसभा का उपाध्यक्ष केवल राज्यसभा में ही अपना भाषण जो है दे सकता है, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा में सदन का नेता, तो राज्यसभा सदन का नेता कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति केवल जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति केवल और केवल कहाँ, केवल राज्यसभा में बोल सकता है। ठीक है। दूसरा है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो ये भी नहीं बोल सकते। अर्थात वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, वो राज्यसभा से भी बनते हैं और लोकसभा से भी बनते हैं। ठीक है। तो ये जो राज्यसभा वाले हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जो मंत्री होंगे ना, वो लोकसभा में बोल सकते हैं और राज्यसभा में ही बोल सकते हैं। भले ही देखिए राज्यसभा के सदस्य की बात है, तो राज्यसभा वाला राज्यसभा में तो वैसे बोल सकता है अपने जो सदन का नेता, सदन का सदस्य इसलिए, और लोकसभा में इसलिए बोल सकता है क्योंकि वो वहां का मंत्री है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर बोल सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो मंत्री हैं वो क्या है, संयुक्त अधिवेशन अगर होगा तो संयुक्त अधिवेशन में मंत्री वगैरह जो दोनों सदनों का एक है तो उसमें तो बोलते ही हैं। ठीक है। और जो है एक बात आ गई संयुक्त अधिवेशन की। चलिए संयुक्त अधिवेशन जो होता है तो वो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो संयुक्त अधिवेशन का बुलावा, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, एक बुला लिया लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अब बात आ गई कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है, कब बुलाया जाता है। क्या होता है कि सरकार का कोई महत्वपूर्ण बिल है, कोई भी बिल है, महत्वपूर्ण बिल है, और उस बिल के ऊपर दोनों सदनों में सहमति नहीं बन रही। ठीक है। और दोनों सदनों में सहमति नहीं बन रही है तो ऐसे में क्या होगा, और वो बिल महत्वपूर्ण होता है, पास करवाना जरूरी होता है, तो क्या करेगा, जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों का एक इकट्ठा जो है सदन एक सम्मिलित करके जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, और उस अधिवेशन के अंदर क्या है, उस बिल को रखा जाएगा, उसको प्रस्ताव रखा जाएगा, और उसके बाद में उसमें बहुमत के साथ या जो भी चाहिए होता है उसके अनुसार, जो नियमानुसार उसको पारित करके उसको कानून बनाया जाता है। तब उसके लिए जो है अधिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक का। ठीक है। अब 3 तलाक वाले मुद्दे में क्या था, सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है। ठीक है। लोकसभा में बहुमत था लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था, या राज्यसभा में जो सदस्य थे वो इसके खिलाफ थे, या जो भी है उसमें सरकार जो इसको पारित नहीं करवा पा रही थी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया राष्ट्रपति ने, चूंकि ये समय को देखते हुए 3 तलाक का मुद्दा जो था वो महत्वपूर्ण था और इसको सरकार जो है, सरकार की मंशा थी इसको पास करवाने की, तो ये बिल जो है लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में जाके अटक गया, पारित नहीं हुआ। अब पारित नहीं होगा तो कानून कैसे बनेगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया और उस अधिवेशन में आप दोनों के जो सदस्य थे उन दोनों सदस्यों को बुला लिया। दोनों सदस्य एक जगह इनकी बैठक हुई और उस बैठक के अंदर इनकी अध्यक्षता किसने की, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी हैं, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की। और उसके आधार पर क्या हुआ, उसके आधार पर ये जो 3 तलाक का बिल था ये बिल हो गया पारित। ठीक है। अलग अलग में ये नहीं हो रहा था क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुत सदस्य थे लेकिन राज्यसभा में उस समय इतने सदस्य नहीं थे। तो क्या हुआ, दोनों को मिलाया, दोनों को मिला करके जो आपका 2/3 जो होता है उसके आधार पर जो इसको पारित कर दिया गया।
तो ये सदस्य ये जो है 3 तलाक का जो नियम है वो क्या है, कानून बन गया। तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में जब कोई महत्वपूर्ण सरकार का महत्वपूर्ण बिल जो कानून के लिए होता है, कानून बनाना होता है, और उसके लिए किसी एक सदन में उसके बहुमत नहीं हो पाता या पारित नहीं होता, तो क्या करता है जो राष्ट्रपति है वो इसको दोनों सदनों का क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन में जो है सामान्य विधि से उसको पारित कर दिया जाता है। तो इसमें जो है इस प्रकार से जो है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन बुलाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों में अपना अभिभाषण जो है अभिभाषण दे सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में, और संयुक्त अधिवेशन में भी अपना अभिभाषण दे सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका, वह राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के आधार पर मतदान कराया था। सबसे पहले वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के आधार पर जो है वो करवाया था, मतदान करवाया था, तो वो कौन सा था, कर्नाटक। कर्नाटक ने परिसीमन के आधार पर पहला चुनाव करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जहां डिस्कशन की जरूरत होती है वहां डिस्कस करते हैं, जहां केवल उत्तर की जरूरत होती है केवल उत्तर को क्लिक करके चलते हैं। देखिए, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। देखिए, भाषाई आधार यानी भाषा के आधार पर जो है वो पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1951, 50, 47 और 1956। तो कब हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर होगा 1956 में। 1956 में जो है क्या हुआ, भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, राज्यों को जो है दोबारा से गठित किया गया था। कैसे किया गया था, चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि 562 देशी रियासतें थी, और इन रियासतों को आप जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण तरीके से, कितनी मुश्किलों के साथ जो है वो भारत में बना करके जो है एक संयुक्त भारत जो है वो बना था। लेकिन क्या था, राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के थोड़े ही दिन बाद जो है वो अलग अलग भाषाओं ने क्या है, भाषा के क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर जो है लोगों ने अपना अलग राज्य बनाने की मांग उठा दी। तो इसी कड़ी में जो है मद्रास राज्य था, जो आजकल का जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु है, इस पूरा जो है मद्रास राज्य था। ठीक है, आधुनिक इसमें कौन सा था मद्रास राज्य में, एक तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का इलाका, दूसरा हो गया आपका आंध्र प्रदेश का इलाका, ठीक है, और तीसरा जो है वर्तमान में जो सबसे बाद में राज्य बना था तेलंगाना। ठीक है, तो ये तीनों राज्य जो थे ये केवल जो है एक ही राज्य था, इसका नाम था मद्रास। तो यहाँ पर तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले भी थे, आंध्र ये जो तेलुगु बोलने वाले भी थे। ठीक है, तो यहाँ जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए, धरने प्रदर्शन किए कि जो तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनके एरिया का जो है अलग से आंध्र प्रदेश नाम से एक राज्य बनाया जाए। तो ऐसे में क्या हुआ था, एक समिति बनी थी JVP, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और वल्लभ भाई सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये जो है ये तीन की एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने क्या कहा था 1948 के अंदर कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। चूंकि फिर भी ये आवाज़ उठ रही थी, और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश वालों ने क्या किया, एक इनके नेता थे पोटी श्री रामुलु, है ना, पोटी श्री रामुलु, और इनके नेतृत्व में क्या किया, इनके नेतृत्व में इन्होंने जो है वो लगभग 58 दिन का, पता नहीं 56 दिन का, 56 या 58 दोनों में से एक आंकड़ा है, इतने दिन का आमरण अनशन किया। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर जो है जो आंदोलन था और ज़्यादा भड़क गया, है ना, और ऐसे में जो है दंगे फसाद होने शुरू हो गए। तब क्या था, सरकार ने आनंद फानन में एक आयोग बैठाया, जिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। कौन थे, डॉक्टर फजल अली। तो डॉक्टर फजल अली जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसको क्या कहा, फजल अली आयोग कहा गया, या इसको आप जो है राज्य पुनर्गठन आयोग भी कह सकते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, पुनर्गठन आयोग। तो इस आयोग में जो है कुल 3 सदस्य थे, एक थे KM पन्निकर, एक थे फजल अली, और एक पंडित हृदयनाथ कुंजरू। कौन कौन, फजल अली हो गए, एक थे KM पन्निकर और एक थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे। कई बार ना ऐसे पूछ लेता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन सदस्य थे, डॉक्टर फजल अली, KM पन्निकर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू।
ठीक है। तो ये सदस्य थे, इन सदस्यों ने जो है अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में सौंपी और 1 नवंबर 1956 को जो है वो भारत के जो राज्य थे उनका पुनर्गठन किया गया, वो 1956 में किया गया था। और जो 1953 के अंदर जो है प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला। ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। कब बना, 1953 के अंदर बना। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहले भाषा के आधार पर बना था। उसके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र जो अलग अलग हो गए थे। ठीक है, ये बंबई प्रांत था। ठीक, तो यहाँ जो है ये प्रश्न भी आपका क्लियर होता है कि सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में, या फिर ये कहे कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। चलिए, तो इससे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके जो एसएससी जीडी के काम में आने वाले हैं, दूसरी परीक्षाओं काम में आने वाले हैं, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें क्लियर होने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी। सबसे पहले तो 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, कुल कितनी भाषाएं हैं, तो कुल जो है इसके अंदर भाषाएं कितनी हैं, तो वो हैं 22 भाषाएं। यानी भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, आपसे पूछ ले कौन सी अनुसूची में है, तो वो कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न कौन सा पूछा है, आपसे ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी भाषाएं हैं जो मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई है। तो सबसे पहले यहां आ गया अंग्रेजी। तो बिल्कुल अंग्रेजी तो बिल्कुल पहले दिन से ही थी, जब संविधान बना था तब उसमें अंग्रेजी भाषा का जिक्र था, तो ये तो बाद में जोड़ने का मतलब ही नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा संस्कृत, तो संस्कृत भी मूल संविधान में थी, इसका भी आपका हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये भी पहले से जुड़ी हुई थी, मूल संविधान में थी। और मराठी भी आपकी मूल संविधान में थी। तो आपको अगर इनका ज्ञान है तीनों का, तो फिर आपका तीनों ये क्वेश्चन आपके यहाँ से कट हो जाते ऑप्शन। तो पहला आपका सिंधी, ये जो है 1967 में हुई थी। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो है बाद में नेपाली 2003 के अंदर जो है ये संविधान में जोड़ी गई थी। 2003 में जो है वो ये भाषा जो है जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आपका जो है सही राइट आंसर क्या होगा, ये होगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये चारों ही भाषाएं ऐसी हैं जो कि मूल संविधान में नहीं थी और इनको बाद में जोड़ा गया था। तो देखिए यहाँ से आपके 8वीं अनुसूची से संबंधित कितने आपसे पूछे, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन अगर बात करें कि प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो मात्र कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, कितनी भाषाएं थी, तो देखिए यहाँ से आपके कितने कौन कौन से क्वेश्चन क्लियर हुए कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है, तो वो भाषाओं से है। ठीक, कुल कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जब लागू हुआ था संविधान तब कितनी थी, तब 14 भाषाएं थी। निम्न में से कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई, तो 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 3 में जो है वो आपकी नेपाली जोड़ी गई है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी, नेपाली, कोंकणी जो है ये क्या है, ये बाद में जोड़ने वाली भाषाएं, अर्थात इनको जो मूल संविधान में ये भाषाएं नहीं थी और इनको 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ा गया है। आपसे पूछ ले कि आपके भाषाओं को किस उसमें अनुसूची में मान्यता दी गई है, तो वो दी गई है 8वीं अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और इस प्रश्न में देखिए, निम्न में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। भाई वन जो है वो जरूरी क्यों है, तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और इसमें आपको जो है वो क्या है, आपको सोच समझ के याद करने वाली चीज नहीं है, सोच समझ के देखना है उत्तर। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, बिल्कुल सही बात है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, वन के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनके संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही है। अधिक वर्षा के लिए, तो बिल्कुल सही है। और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, ये भी सही है। अब देखिए चारों ऑप्शन है, ये चारों सही है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके कारण वन हमें नहीं रखने चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, और सबसे अच्छा ऑप्शन वही होगा, तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन वो है जो इनमें जो तीनों को, यानी इन तीनों को जो समाहित कर लिए इसने एक ने। पारिस्थितिकी संतुलन के अंदर क्या आ गया, वन्य जीवों का संरक्षण भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी आ गया, वर्षा की भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज चाहिए, वो सारी चीजें क्या है इस एक शब्द में, पारिस्थितिकी संतुलन के अंदर ये तीनों चीजें ही इंक्लूड हो जाती हैं। इसलिए हमारा बेस्ट जो उत्तर ये रहेगा, चौथा, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हमें अधिक से अधिक वनों की आवश्यकता रहती है। चलिए
क्योंकि ये साथ के साथ साफ करना जरूरी है, अन्यथा अगले प्रश्न के ऊपर ये दिखाई देंगे। चलिए 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या है? किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई गई है? किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में करने के लिए तो न्यू ऊष्मा चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा और न्यून विद्युत चालकता और अधिक ऊष्मा चालकता। तो देखिए साइंस का मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? अधिक विशिष्ट ऊष्मा। अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा। किसी भी धातु को पाचन सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अधिक विशिष्ट ऊष्मा का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जब ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं से संबंधित है, ये काफी अच्छा प्रश्न है। जब कई कंप्यूटरों के छोटे क्षेत्र में कितने छोटे क्षेत्र के अंदर बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया, यानी नेटवर्किंग कर दी, लेकिन बिना तारों के नेटवर्किंग करी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? सुदूर संचार नेटवर्क। तो देखिए सुदूर का अर्थ होता है दूर वाला, तो नहीं हो सकता, विस्तृत भी नहीं हो सकता, और मूल्य योजक तो ये बिल्कुल नहीं। आपका राइट आंसर होगा स्थानीय नेटवर्क, यानी जो वाईफाई के साथ या वायरलेस कनेक्शन के साथ, है ना, वायरलेस कनेक्शन के साथ अगर किसी छोटे क्षेत्र में जोड़े जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क कहते हैं। स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क ऐसे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने को कहते हैं जहां बिना कंप्यूटर की, बिना टेलीफोन की वायर के जहां जोड़ा जाता है कंप्यूटरों को आपस में, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क आ सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, जल में कठोरता किसके कारण होती है? जल में कठोरता की उपस्थिति के कारण क्या उपस्थिति के कारण आ जाती है? क्या आ जाती है? किसके कारण आती है? यानी जल में कठोरता जो है किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो कैल्शियम और सोडियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कार्बोनेट, तो कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, तो कार्बोनेट इसमें, कार्बोनेट नहीं होगा, क्या होगा? क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है ये होता है। तो राइट आंसर हमारा नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो है जल में कठोरता के कारण जो है क्या है? क्लोराइड और सल्फेट, किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि चलिए मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो आपके पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को जो है नियंत्रित करती है? तो देखिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा, ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये क्या करती है? ये आपके पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को करती है। देखिए क्या होता है, ग्रंथियों का बात आ गई तो देखिए सबसे पहला तो आता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है सबसे पहले। कई बार यकृत ना देकर के कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि है, तो अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है अग्नाशय। कौन सी आती है? अग्नाशय। अग्नाशय आते हैं बड़ी में, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। ठीक है, और सबसे छोटी की बात अगर करें, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मनुष्य शरीर की? सबसे छोटी ग्रंथि तो वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। अब देखिए ये पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि होती कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कपाल खात में, यानी कपाल के अंदर, है ना, कपाल खात के अंदर जो है ये स्थित होती है। कपाल के अंदर जो है जतुका अस्थि होती है। कौन सी? जतुका अस्थि। जतुका अस्थि में ये जो है होती है। कहाँ होती है? तो ये कपाल के अंदर जो है जतुका अस्थि में ये कहाँ स्थित होती है? कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और क्या करती है? ये हार्मोनों को नियंत्रित करती है, यानी कि जो शरीर से होने वाले विभिन्न हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम जो है वो ये ग्रंथि करती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक सबसे बड़ा अंग की बात आती है कि सबसे बड़ा मनुष्य शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा, क्योंकि त्वचा जो है सबसे ज्यादा भाग जो त्वचा का होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका यहाँ से क्लियर होता है। सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जिसे लिवर कहते हैं ना,
अंग्रेजी में अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, ये आपका लिवर हो जाएगा। ठीक है, अगर यकृत नहीं दिया दूसरे नंबर का पूछा तो आपसे अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर हड्डी होती है, यानी जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है ना, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है स्टेपीज। कौन सी होती है, स्टेपीज, यानी कान की हड्डी जो है वो क्या है, स्टेपीज, यानी सबसे छोटी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते। पारिस्थिति अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते। क्यों? क्योंकि सीमित सूर्य प्रकाश और पोषकों की कमी के कारण, दिए गए कीट और कवक की उपस्थिति के कारण, सीमित जल और अग्नि का होना, और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा कि घास के मैदान जो उसमें क्या है, सीमित जल और अग्नि के कारण जो है वो ग्रासलैंड में वृक्षों के, घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, केवल घास ही होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा, सीमित जल तथा अग्नि का होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। देखिए, संसद में विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं, और उन समितियों में क्या होता है कि अलग अलग जो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी है जिसके अंदर जो है राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। तो लोकसभा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राकलन समिति और व्यय समिति। तो इसमें जो प्राकलन समिति होती है इसके अंदर केवल और केवल क्या है, इसके अंदर लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल और केवल लोकसभा के सदस्य ही इसमें होते हैं। एक क्वेश्चन और आता आपका, एक समिति होती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, और इसका जो है ये कई बार टेट में भी पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, विपक्ष का नेता जो है इसमें लोकसभा में जो भी विपक्षी पार्टी है उसका नेता होगा, वो कौन होगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, वो आपका विपक्ष का नेता ही हमेशा होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है हमेशा किसी सत्तादल पार्टी का नहीं होता, विपक्षी पार्टियों का किसी एक पार्टी का जो है सदस्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है ये कि भारतीय रेल के राजस्व में, भारतीय रेल की जो इनकम है उसमें निम्नलिखित में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहता है, प्रमुख योगदान। कोच से होने वाली आय, फुटकर आय, माल यातायात आय और यात्री। तो सबसे ज़्यादा रेलवे के अंदर होता है वो माल भाड़े के रूप में जो है रेवेन्यू आता है। सबसे ज़्यादा जो राजस्व रेवेन्यू आता है वो किस में आता है, माल भाड़े का, अर्थात माल यातायात जो आय है वो सबसे ज़्यादा रेलवे की होती है। सवारियों से इतनी नहीं होती जितनी माल से जो है इनकम होती है। तो ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है। अनटू द लास्ट का लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, जॉन रस्किन। ठीक है, जॉन रस्किन जो है इस पुस्तक का लेखक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आप याद रखने वाला क्वेश्चन है जॉन रस्किन। एक रस्किन बॉन्ड है, एक जॉन रस्किन है, तो ध्यान रहे जॉन रस्किन है। चलिए क्वेश्चन नंबर, बहुत ही शानदार और बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है। मुंबई, मुंबई फिल्म नगरी आ गया ना, बॉलीवुड नगरी मुंबई आ गया। चेन्नई भी नहीं है, है ना, क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है इसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, हैदराबाद क्या है, हैदराबाद भी एक है खास बात है। हैदराबाद में क्या है, मीनारे है ना, मीनारों वाला नगर जो है वो हैदराबाद। कौन सी मीनारे है वहाँ पर, कमेंट करके बताइए। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ईंटों के निर्माण के लिए वैसे तो मिट्टी होती है, कोई सी भी मिट्टी इस्तेमाल करें, लेकिन जो है सबसे बेस्ट उत्तम क्वालिटी जो रहती है वो कौन सी होती है, तो होती है लेटराइट मिट्टी। ईंटों के लिए, पक्के ईंटों के निर्माण के लिए लेटराइट मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो उत्तम ईंटों का निर्माण होता है इसके लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप का प्रथम, जो क्रिकेट का विश्व कप प्रथम कब आयोजित हुआ था।
प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? देखिए, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? सबको पता है 1975 में हुआ था। विजेता कौन था? तो 1975 में विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज विजेता था, है ना। पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था इसका विजेता कौन था? तो वो वेस्ट इंडीज था, ठीक है। वेस्ट इंडीज जो है इसका प्रथम और द्वितीय दोनों ही वेस्ट इंडीज ने जीते। और 1983 में जो है वो जो है तीसरा जो था वो किसने जीता? भारत ने जीता था। तीसरा वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने जीता था। उसके बाद में कब जीता था? 2012 के अंदर जो है भारत ने जीता था। और अगर ये बात पूछ ले कि वर्तमान में विजेता कौन है, तो वर्तमान में कौन विजेता है? तो इंग्लैंड है, ठीक है। अगर 50-50 की बात करें तो वो भी, और T20 की बात करें तो दोनों ही विजेता टीम कौन है? तो वो कौन है? वो आपके इंग्लैंड की टीम है। और अगर ये पूछ ले कि यहाँ पर इंग्लैंड ने किसको हराया था, ये देखिए बड़ा रोमांचक है। आपको यहाँ से जानकर बड़ी ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट का जन्मदाता खेल है। और जो है इस वर्ल्ड कप से पहले जो है इंग्लैंड ने कभी वर्ल्ड कप जो फाइनल में तो सबसे ज़्यादा बार गया था, फाइनल में सबसे ज़्यादा बार पहुंचा, लेकिन जीता नहीं था। और जो है लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था केवल वही जो है वो इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है। और उसमें किसको हराया था? हराया क्या था? बड़े रोमांचक तरीके से जीता था। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था। फाइनल मैच जो है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? मैच हो गया था टाई, ठीक है। मैच क्या हो गया? टाई हो गया था। और उसके बाद में क्या हुआ था? इसमें हुआ था सुपर ओवर, और सुपर ओवर में भी क्या हो गया था? मैच टाई हो गया था। फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था टॉस, यानी सिक्का उछाला गया, और सिक्के उछालने में क्या है? इंग्लैंड जो इस मैच में विजयी हुआ था, ठीक है। ये तो बात थी 50-50 वर्ल्ड कप की, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम T20 वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप है जो अभी 2022 के अंदर जो है समाप्त हुआ था, इसमें भी इंग्लैंड का मुकाबला फाइनल मैच में किसके साथ हुआ था? तो पाकिस्तान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था, और इंग्लैंड ने ये मुकाबला जीता था, ठीक है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हराया, और जो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। फाइनल में पहुंचने वाली टीमें कौन थी? तो एक थी पाकिस्तान और दूसरी थी इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने ये मैच जो है वो आसानी के साथ जो है जीत लिया था। तो इस प्रकार से आपके आज के जो है 25 प्रश्न आपको कैसे लगे? आपके लिए काफ़ी, मेरे ख्याल में काफ़ी लाभदायक होंगे। और फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक वाला बटन दबा करके एक बार आप लाइक ठोक दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और आप जो है क्या करेंगे? अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।